कक्षा 10 विज्ञान पाठ नंबर 6 टॉपिक से हमारा जैव विक्रम। जैव विक्रम के अंतर्गत ये वीडियो नंबर है 5। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे श्वसन, यानी कि मनुष्य में श्वसन, मनुष्य के बारे में बात की गई है। मनुष्य में श्वसन किस प्रकार होता है, ठीक है, यानी कि मनुष्य सांस किस प्रकार लेता है। सांस लेने की जो प्रक्रिया है उसको हम क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। श्वसन हमारी शरीर की जितनी भी कोशिकाएं होती हैं उन्हें जीवित रखने के लिए जल एवं वायु की आवश्यकता होती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट होता है उसको ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी कि भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तीन चीज़ों की अधिक आवश्यकता होती है। एक तो वायु, वायु के बिना कोशिकाएं मृत हो जाती हैं, यानी कि हवा के बिना ऑक्सीजन की अगर ना मिले तो कोशिकाएं डैमेज हो जाती हैं, मर जाती हैं। और जल, यानी कि जल में भी ऑक्सीजन की मात्रा होती है। ठीक है, तो वही ऑक्सीजन मिलना काफ़ी आवश्यक होता है। और तीसरा ऊर्जा, ऊर्जा ना मिले तो भी कोशिका डैमेज होना प्रारंभ हो जाती है, टूटना शुरू हो जाती है। तो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है एटीपी के रूप में। ये भोजन ग्रहण करते हैं, पोषण करते हैं, ठीक है, कुछ चीज़ खाते पीते हैं तो उससे भोजन से ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इससे पहला जो वीडियोस थी उसमें मनुष्य में पोषण के बारे में वीडियोस बनाई थी। ठीक है, तो उसको भी मैं आगे डिफाइन करूँगा कि ऊर्जा किस प्रकार से हमें कैसे प्राप्त होती है। तो पहले ही बात चल रही है मनुष्य में श्वसन। श्वसन किस प्रकार होता है, यानी कि हमारे शरीर में जो फेफड़े होते हैं, यानी कि सांस लेने, जब हम सांस लेते हैं तो फेफड़ों में फुलाव हो जाता है, फूल जाते हैं। मनुष्य जो श्वसन करता है, श्वसन की क्रिया है, सांस लेने की जो क्रिया है वो सांस नलिकाओं की सहायता से फेफड़ों में की जाती है। ठीक है, जो श्वास नलिकाएं होती हैं उनमें सांस आ जाता है और गुब्बारे की तरह में फूलती और सिकुड़ती रहती हैं। ठीक है, श्वास नलिकाएं सांस जब लेती और छोड़ती हैं, जो जब सांस लेती हैं तो वो फूल जाती हैं और सांस छोड़ती हैं तो वो सिकुड़ जाती हैं। ठीक है, तो यह क्रिया फेफड़ों के अंतर्गत होती है, जिससे कोशिका, प्रत्येक कोशिका तक, फेफड़ों का कार्य होता है प्रत्येक कोशिका तक, शरीर की प्रत्येक कोशिका तक वायु को पहुँचाना। ठीक है, तो श्वास नलिकाओं से श्वास लिया जाता है, उसके पश्चात वो वहाँ से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हो जाती है वो। और श्वास के द्वारा ली गई ऑक्सीजन की मात्रा फेफड़ों की सहायता से प्रत्येक शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुँचाई जाती है। ठीक है, तो कोशिकाओं को जीवित रहने के लिए श्वसन यानी कि वायु की आवश्यकता होती है। श्वसन यानी कि सांस लेते हैं तो वायु मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और और जीवित रहने के लिए दूसरा पॉइंट्स होता है उसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब ऊर्जा कैसे मिलती है, जब हमने श्वसन किया तो उससे जीवित है। ठीक है, श्वसन मनुष्य में श्वसन फेफड़ों की सहायता से होता है, जबकि बाकी पेड़ पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और मनुष्य या जो और ज़्यादातर जीवधारियाँ हैं वो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। मछलियों में श्वसन गलफड़ों की सहायता से होता है, जो पानी के अंदर फेफड़ों से नहीं वो सांस लेती हैं, गलफड़े होते हैं उनकी सहायता से पहले पानी ग्रहण करती हैं फिर छोड़ती हैं। उसमें पानी में से ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है उसको ग्रहण कर ली जाती है गलफड़ों की सहायता से। ठीक है, अब बात आती है कि जो हम भोजन ग्रहण किया या पोषण किया, पोषण से हमको ऊर्जा, जो भोजन का रूप मिला मिक्स पचने के पश्चात वो ग्लूकोज के रूप में प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो ग्लूकोज तक हम पोषण में बताए थे कि ग्लूकोज बना C6H12O6। ग्लूकोज का फॉर्मूला था कार्बन की 6 हैं C6H12 एंड O6, ये था ग्लूकोज। ठीक है, तो ग्लूकोज में कार्बन की 6 अणु हैं, 6 कार्बन अणु अगर कोशिका द्रव्य के साथ वो मिल जाता है, यानी कोशिका के टच में आता है, कोशिका के द्रव्य के साथ मिलता है, तो उससे बनता है पायरूवेट, यानी कि इसमें 3 वायु के अणु प्लस ऊर्जा। ठीक है, कोशिका द्रव्य के साथ मिलकर ग्लूकोज वायु के 3 अणु एंड ऊर्जा का निर्माण करती है। यह ऊर्जा भी 3 भागों में अलग अलग ढंग से प्राप्त होती है। ठीक है, ये ऊर्जा आगे चल के 3 भागों में कन्वर्ट हो जाती है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यानी कि जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, मतलब बॉडी के सभी पार्ट में ऑक्सीजन है, तो हमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया की सहायता से प्राप्त होती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे ये जो ऊर्जा है यानी पायुवेरेट, जिसमें 3 वायु के अणु हैं प्लस ऊर्जा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है।
माइटोकॉन्ड्रिया से हमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो एटीपी के रूप में प्राप्त होती है, यानी कि जो ऊर्जा है ये बनी है एटीपी के रूप में। ठीक है, तो एटीपी के रूप में कैसे ऊर्जा मिलती है, यानी कि एडीपी, यानी जो पाइरूवेट था वो एडीपी का रूप था, एडीपी। इसमें से थोड़ा सा फास्फेट अणु मिल जाता है तो ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है, कुछ ऊर्जा उससे बाहर निकलेगी तो एडीपी माइनस पी यानी फास्फेटिक बाहर आउट हो जाता है। बाहर आउट होने के बाद जो बचता है वो उसे हम कहते हैं एटीपी, यानी एक एटीपी में 30.5 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा होती है, यानी इतनी ऊर्जा एक एटीपी से प्राप्त की जाती है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की सहायता से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। तो यहाँ से ऊर्जा, परंतु जहाँ ऑक्सीजन का अभाव होता है, हमारी जो पेशीय कोशिका होती हैं वहाँ पे ऑक्सीजन की कम मात्रा होती है, ऑक्सीजन का अभाव होता है पेशीय कोशिका में, तो लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा के रूप में प्राप्त हो जाती है, यानी कुछ लैक्टिक एसिड बन जाता है प्लस ऊर्जा। तो ये जो एसिड बनते हैं, इथेनॉल बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है, ये भोजन को सुपाच्य करने में काम आते हैं। इससे कम्प्लीटली जो ऊर्जा होती है डायरेक्टली बॉडी की कोशिकाओं तक नहीं पहुँची, शरीर के आंतरिक अंगों में फैल जाती है। ठीक है, परंतु ये जो माइटोकॉन्ड्रिया से ऊर्जा है कोशिकाओं पर, प्रत्येक कोशिका तक पहुँचाई जाती है। दूसरा है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति ईस्ट के द्वारा बनती है, इसमें इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो दो प्रकार की ऊर्जा और इसी पाइरूवेट से बनती हैं, और जो मेन ऊर्जा है वो हमें माइटोकॉन्ड्रिया से प्राप्त होती है, जो प्रत्येक कोशिका तक पहुंचती है, यानी कोशिका में पहुंचकर ही ये ऊर्जा का निर्माण होता है। और कोशिका के अंदर का जो भाग होता है वह माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जिसे हम कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के भीतर ही उपस्थित होता है, यानी प्रत्येक कोशिका से ही यहाँ से ऊर्जा का निर्माण होता है।